नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हर घंटे कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी कर चुका है और ये उनकी तरफ से तय हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो अभी तक की खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, हालांकि इसको लेकर शंकाएं भी बहुत सारी व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि एनडीए के दो सहयोगी कभी भी पलटी मार सकते हैं और ये खेल जो है वो कभी भी शुरू हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने बड़ी बड़ी डिमांड भी अपनी रखती है और अगर ये मांगे ना मानी गई तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ गई है कि शपथ ग्रहण की तारीख अचानक से बदल दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी 8 की बजाय 9 या 10 जून को शपथ जो है वो ले सकते हैं। लेकिन शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसमें भी अभी 3 दिन बाकी है और कई सारे पेच फंसे हुए हैं और 3 दिन में देश की राजनीति क्या करवट लेगी ये कोई नहीं जानता। शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी जी के फैसलों का एनडीए में विरोध भी शुरू होने लगा है। एनडीए गठबंधन के नेता ही भाजपा द्वारा लाई गई अग्निवीर स्कीम पर समीक्षा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कल इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से साफ कहा कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं, हम क्या कुछ करेंगे हम जो है आगे आपको बताएंगे और सही समय आने पर हम फैसला लेंगे, ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऑफर भी दे डाला। उन्होंने कहा है कि जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो जो है वो हमारे साथ आ जाए। तो इस तरह से खुला ऑफर भी दे दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और उसके बाद जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की देर रात एमके स्टालिन से मुलाकात की खबरें, उनकी तस्वीरें सामने आई और इसके बाद नीतीश कुमार की जो डिमांड बढ़ने लगी है उसकी जो खबरें सामने आई, उसने जो है वो तहलका मचाया हुआ है और बीजेपी में बगावत की सुर जो है वो अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होगा और शपथ ग्रहण के पहले क्या बीजेपी में बड़ी टूट की संभावना है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरह आप देख रहे हैं कि एनडीए ने जो साम दाम दंड भेद करके सरकार बनाने के लिए जो है वो उतावली हुई जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन से वो जो है वो नैतिकता से सरकार बनाना चाहता है। ऐसे में आज और कल का दिन कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी के लिए? निधि, आपको एक आदमी के बारे में याद है जिसने लोकसभा में अपना सीना ठोकते हुए कहा था, एक अकेला सब पर भारी। आज मैं सोच रहा हूं कि वो सोच रहे होंगे वो उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि आज मुझे लग रहा है उस एक अकेले पर सब लोग भारी, बिहारी भी भारी और तेलुगु वाले भी भारी, मराठी भी भारी। मैंने हिंदुस्तान के हर कोने से उन पर प्रभाव पड़ रहा है, भार पड़ रहा है। आपने घर में अगर मान लीजिए एक टीवी आपके पास है तो एक रिमोट पे ही कितना झगड़ा होता है आपको पता है। यहां तो 6-6 रिमोट हैं मोदी जी को चलाने के लिए। तो कितने ये भारी हैं ये तो इनको अभी 15-20 दिन में पता चल जाएगा। इसीलिए डेट को पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि इसलिए कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने जिस प्रकार कहा कि मुझे आईटी मंत्रालय चाहिए, मुझे वित्त मंत्रालय, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए। अरे भैया, सब कुछ अगर नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को और चिराग पासवान को और अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या देंगे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद विरोध शुरू हो गया। अच्छा, खुद बताइए निधि आप, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए सांसद हैं उन्होंने ही मोदी जी को नेता नहीं चुना है और इन्होंने अपने गठबंधन साथियों से लेटर ले लिया है। अरे भाई, उनसे तुमने लेटर ले लिया, लेकिन पहले नेता तो चुने जाओ भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पूरी महाराष्ट्र लॉबी है, अब फडणवीस साहब ने तो अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में हो गए। उन्होंने कहा भाई मुझे विदा कीजिए, मैं अब नहीं वो करना चाहूंगा। अच्छा, एकनाथ शिंदे के सारे लोग उद्धव ठाकरे में जाने को तैयार बैठे हुए हैं। भतीजे जो हैं वो चाचा के पास जाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो इनको एक को थोड़ी संभालना है। देखिए, एक किस्सा है, एक बार एक आदमी बहुत परेशान रहता था, वो एक साधु के पास गया। उसने कहा साहब मैं बहुत परेशान रहता हूं, मेरे को बताइए परेशानी कैसे कम करूं। तो साधु ने कहा ऐसा है कि सुबह तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास कुछ वो है ऊंट हैं, 50-60 ऊंट हैं,
ये रात भर इनकी ऊँटों की रखवाली करो। अच्छा, अगर सारे ऊँट बैठ जाए तो तुम सो जाना। अच्छा, वो रात भर बैठा रहा, रात भर सो नहीं पाया, सुबह आया साधु जी के पास, कह रहे महाराज कहाँ आपने परेशानी में डाल दिया। सारे ऊँट, एक उठता था, दूसरा बैठता था, तीसरा उठता था, चौथा बैठता था, कभी ये स्थिति नहीं आई कि सारे ऊँट बैठ गए। उन्होंने कहा जीवन में जो समस्याएं हैं ना, वो इतनी रोज नई जिस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे, समझ लीजिए आप मर गए। समस्याएं तो रहेंगी और चलती रहेंगी और निरंतर चलती रहेंगी। अब 6-6 समस्याएं हैं मोदी जी के ऊपर। एक समस्या है बिहार की, एक है आंध्र प्रदेश की, 2 है महाराष्ट्र की। तो अब हर आदमी इनको आंखें दिखाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया हुआ है 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। अब कर लें हिंदू मुसलमान मोदी जी, अब कैसे करेंगे हिंदू मुसलमान जो 4% चंद्रबाबू नायडू जो है रिजर्वेशन देने वाले हैं। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको स्पेशल स्टेटस दो, आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दो। अच्छा, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि मोदी जी को, अच्छा आपने निधि देखा होगा 3 दिन में, पहले मोदी जी दिन में 5 ड्रेस बदलते थे, 3 दिन में आपने उन्हें ड्रेस बदलते देखा क्या? वो बेचारे इस बात से परेशान है कि 8 करोड़ की गाड़ी थी, नहीं 12 करोड़ की गाड़ी थी, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज था। देखिए, एक निवेदन करना चाहता हूं मैं चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश कुमार से भी, जब तक शपथ ना हो जाए और जब तक मेजॉरिटी प्रूव ना हो जाए, मोदी जी को विदेश ना जाने दें। भाई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति बुलाती है, 15 दिन का मेजॉरिटी प्रूव करने का टाइम देती हैं, जब तक मेजॉरिटी ना प्रूव हो जाए मोदी जी को हवाई अड्डे पे हवाई जहाज को उड़ के बाहर ना जाने दें, क्योंकि यहां बड़ी समस्या है। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री बन नहीं रहे, अमित शाह खुद ही नहीं समझ पा रहे, वहां योगी जी के समर्थक जो है वो अमित शाह जी को उसमें लगे हुए हैं कि अमित शाह जी ने हमारे योगी जी को परेशान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को जिस प्रकार अपमानित किया, वसुंधरा राजे को अपमानित किया। तो वास्तविकता में भारतीय जनता, आज अगर निधि एक सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो जाए, क्या माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या किसी, 2 वोट मिलेंगे केवल मोदी जी को, केवल 2, एक अपना मिलेगा और एक अमित शाह का शायद मिल जाए, वो भी पक्का नहीं है मुझे मिले ना मिले, बाकी इन्हें कोई वोट नहीं देगा। देखिए, गुजरात लॉबी से हिंदुस्तान इतना परेशान हो गया। सतपाल मलिक ने एक साक्षात्कार में कहा, देखिए किसानों क्या, हमारा वेस्टर्न यूपी के अंदर एक कहावत है, अकल ढीली कर देंगे। किसानों ने, जनता ने अकल ढीली कर दी, अब झुक के चलना है, वरना ऐसे चलते थे जैसे पता नहीं कहां पैदा भी, अच्छा खुद ही कहते हैं हम पैदा ही नहीं हुआ मैं। अब इन्हें लगने लगा होगा नहीं पैदा ही हुआ हूं, मां की गर्भ से ही पैदा हुआ हूं। और ये भी इन्हें पता चल गया कि भगवान के नहीं है, ये भगवान ने नहीं भेजा इनको। इसलिए आपने देखा होगा ये भाजपा के मुख्यालय में गए, इन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जिसे 10 साल देश की जनता को मूर्ख बनाते रहिए, इन्होंने वहां नारा लगाया जय जगन्नाथ। भगवान भी बदल लिए, भगवान इसलिए बदल लिए कि जहां जहां भगवान श्री राम गए थे हर जगह ही इलेक्शन हारे। भगवान श्री राम ने धकिया दिया, अब जाके कृष्ण जी के गोद में बैठे हुए हैं। अरे कृष्ण जी भी नहीं छोड़ेंगे, महादेव भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो महादेव ने, वो जरा आशुतोष है, थोड़ा जल्दी खुश हो जाते हैं, इसलिए 1.5 लाख वोट जिता दिया। अगर महादेव वहां पे ना होते और उनकी कृपा ना होती, और वास्तविकता में केवल 1.5 लाख वोट से हारना, जबकि राहुल गांधी 4-4 लाख वोट से जीते हैं। आसपास की सब सीटें अपोजिशन जो है 1-1 माने अयोध्या के आसपास की सारी सीटें बीजेपी हारी है। भगवान श्री राम ने ऐसा अपनी गदा लगवाई है हनुमान जी से कि दिमाग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपने जिस तरह से मंत्रालयों की बात की, तो बीजेपी भले ही सरकार बनाने की बात कर रही हो और जो है मीटिंग करके फिर ये दिखा भी दिया गया है कि हाँ ये लोग मेरे साथ हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया या गृह मंत्रालय हो गया, ये सब बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। ऐसे में यही मंत्रालय नीतीश कुमार भी उनसे मांग रहे हैं, तो क्या इसका क्या उपाय निकालेगी बीजेपी? और उपाय नहीं निकाल पाई तो फिर इसके आगे का क्या खेल होना है? अरे तो ये मंत्रालय अपने ऐसा करें, जहां जहां फ्लैट इनको एलोकेट हो उसके बाहर एक मंत्रालय के पोस्टर लगा लें। अरे भैया, अगर नहीं दोगे चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, वो चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, वहां तो उनको अच्छा ऑफर मिल रहा है। भाई वहां तो कहा ही जा रहा है कि हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। भाई अग्निवीर योजना जैसी वाहियात योजना, इतनी वाहियात योजना, मेरे देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात
और 75 साल का आदमी कह रहा है मुझे 5 साल का एक्सटेंशन दो, और 21 साल के बच्चों को रिटायर कर रहा है। इससे ज्यादा वाहियात। अच्छा, दूसरा, किसानों को अब आपको सम्मान देना पड़ेगा, उनको एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अब हिंदू मुसलमान भी नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान जहां आप करेंगे और सब लोग बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू ने 4% का मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया है, जो अफवाहें आप उड़ाते रहते हैं वो सब अरे आप निधि देखिए, आज आपने बड़े बड़े पत्रकारों को देखा होगा, एंकर्स को देखा होगा, सुर बदल गए हैं। सुधीर चौधरी अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भी लोकतांत्रिक रूप से सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबका संवैधानिक अधिकार है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा 5 दिन में आप लोगों को इतना बड़ा चैलेंज मिलेगा, जितने भी ये फंडामेंटलिस्ट और फेनेटिक लोग हैं अब ये भी सेकुलर बनने की कोशिश करेंगे, सेकुलर स्पेस को छोड़िएगा नहीं। जी सर, इस बीच सर अखिलेश यादव का एक बयान हुआ है, मैं सुनवाना चाहूंगी। उन्होंने जो है मीटिंग से लौटने के बाद जो कुछ कहा है, वो जो है एनडीए के को जो है सोचने पर काफी मजबूर कर सकता है, मोदी जी को सोचने पर काफी मजबूर कर सकता है। पहले मैं बयान एड्रेस हुआ। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है, खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद है? सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है, खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद है? सर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आस और उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए, और यही चीज कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी कि हम समय आने पर अपना निर्णय लेंगे और नैतिकता से लेंगे, और ये साम दाम दंड भेद तो विपक्ष करेगा नहीं। तो इनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए निधि, ये बिल्कुल पक्की बात है, 100% पक्की बात है। मोदी जी बहुत दिन तक प्रधानमंत्री अब ये किरण प्रकांड नहीं बन जाएंगे, ये 2-3 महीने ज्यादा नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा इनका विरोध है, इनके कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा विरोध है, इनके सांसदों में इतना ज्यादा विरोध है, ये तो अभी पता नहीं कैसे लोग जो है दिखा नहीं रहे। मेरे ख्याल हो सकता है 1-2 दिन में ही इनको गुजरात भेज दिया जाए। भाई कितना आप सोचो ना निधि, इतना ज्यादा परेशान किया है इन गुजरात लॉबी वालों ने। अरे काशी के अंदर गुजरातियों को भेज भेज के सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट, सारे क्रूज सब गुजरातियों को दे दिए। महाराष्ट्र वालों की फैक्ट्रियां छीन छीन के गुजरात के अंदर ले आए हैं। ये महाराष्ट्रियों ने, मराठों ने बड़ा अपना अच्छा इनको दंड दिया है। और इस बार तो ये महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत सीटें इसलिए जीत गए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ भी इन्होंने धोखा किया और इन्होंने शरद पवार के साथ भी धोखा किया। उनको नकली शिवसेना और नकली एनसीपी बता दिया। उनके चुनाव चिन्ह नए थे। 10-12% वोट ऐसे थे जो देना चाहते थे शरद पवार उद्धव ठाकरे को, चले गए वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को, वरना इनको 5 सीट ना मिलती महाराष्ट्र में। हर जगह इन्होंने धोखा किया है, हर जगह इन्होंने ईडी सीबीआई का जिप का दुरुपयोग किया है। अब रास्ता इन्होंने दिखा दिया है। और देखिए निधि, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, आप केवल साइकोलॉजिकल रीडिंग कीजिए। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो घुसे हुए हैं, वो कहीं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे भैया तुम्हारी सरकार बन रही है, खुशी बनाओ, कुछ पटाखे, कुछ लड्डू बांटो, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार बनेगी जो लोकतांत्रिक होगी, जो किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी, जो अग्निवीर को हटाएगी, जो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देगी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे को जो इन्होंने लूटा है इस देश को वापस लेगी और गरीबों में बांटेगी। ये हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें गरीबों की सरकार चाहिए। सर अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने आज तक पर खबर चल रही है कि 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग कर रहे हैं सहयोगी दल। तो ऐसे अगर ये सारे मंत्री बन जाएंगे तो फिर बीजेपी के जो 243-44 जो भी सांसद बने हैं उनका क्या होगा? कहीं वो ना पलटी मार ले, मैं तो ये सोच रही हूँ।
नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये है, वो इंडिया के अलायंस में चले जाएंगे 150-200 लोग, भाई उनको वहां अच्छी बार्गेनिंग मिलेगी। अरे नीतीश कुमार जो है बड़े वो है मजे हुए कार्य। अच्छा, मैंने आपको कल भी ये कहा था, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ये रणनीति के तहत एनडीए में गए थे, रणनीति के तहत पहले से प्लानिंग थी। वहां जाओ, सीटें जीतो, वापस आ जाओ और यहां पे सरकार। चंद्रबाबू नायडू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रयास किया था, और नीतीश कुमार भी वो व्यक्ति हैं। इनकी निष्ठा इंडिया गठबंधन के साथ है, देश के साथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के साथ है, शुद्ध सनातनियों के साथ है, फर्जी और ढोंगी सनातनियों के साथ ये नहीं है इंडिया गठबंधन वाले। और ये जो श्री राम का साथ छोड़ के और वहां जगन्नाथ की बात करने लगे क्योंकि भगवान श्री राम ने इन्हें दंड दे दिया, ये तो शंकराचार्यों ने पहले ही कह दिया था, अधूरा तुमने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तुम्हें मैंडेट भी अधूरा ही मिलेगा, वो मिल गया। जी, ठीक बात है सर। एक और मैं पूछना चाहूंगी, यही जो लिस्ट थमा दी है टीडीपी और जेडीयू ने अपनी अपनी मांगों की, तो अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के साथ 6 बड़े मंत्रालय मांग लिए हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर वो टीडीपी के पास जाती है, तो क्योंकि फिर वो तो अपनी मनमानी करेंगे। और आप जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं वो तो आप जानते हैं। अब अगर ये कुर्सी टीडीपी की तरफ चली गई तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और अगर नहीं गई तो भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर का क्या प्रश्न है, देना पड़ेगा भाई। स्पीकर की पोस्ट आपको देनी पड़ेगी, होम मिनिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री मिल जाएगी टीडीपी को या जेडीयू को, फिर वो सारी इंक्वायरी होंगी जो हेरफेर किया आपने, घूस खाई है, जो जहाज खरीदे हैं और किस कमीशन पे खरीदे हैं, वो नया डिफेंस मिनिस्टर जाएगा फ्रांस में और हर जगह जाके इंक्वायरी करेगा और पता चलाएगा कितना कितना पैसा खाया गया है। ऐसा नहीं है, पूरी रणनीति है। अगर 3-4 महीने इनको सत्ता चलाने का मौका भी मिलेगा तो इसलिए मिलेगा कि इनके मंत्री जाके विदेश से सूचना निकाल लें, उसके बाद आ जाएंगे इंडिया गठबंधन। देखिए, स्थायी सरकार तो आपको इंडिया गठबंधन की मिलेगी और अच्छी सरकार मिलेगी, ऐसी सरकार मिलेगी जो आइडिया ऑफ इंडिया वाली हो, हर प्रदेश का उसमें प्रतिनिधित्व हो और जिसमें किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारे मुसलमान जितने भी हैं हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्रिश्चियन और सिख और दलित और आदिवासी, अम्बेडकराइट और पेरियार को मानने वाले सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं सनातनी हूं, मैं पूजा पाठी हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अम्बेडकराइट से और पेरियार को मानने वालों से घृणा नहीं करता। अगर वो पूजा नहीं करते मुझे कोई परेशानी नहीं, ना करें, लेकिन क्योंकि मेरे संयुक्त परिवार के भाई, एक परिवार में निधि आप भी जानती है, एक भाई पूजा करता है, दूसरा नहीं करता है, एक नॉनवेज खाता है, एक नहीं खाता है, एक व्रत रखता है, एक नहीं रखता है, परिवार टूट जाता है क्या? परिवार तो संयुक्त परिवार रहता है। वैसे ही हमारा देश है, तो हमारे देश को 10 साल के अंदर इन्होंने तोड़ा है। मैंने मुसलमान बच्चों के, क्रिश्चियन बच्चों के, सिख बच्चों के, आदिवासी दलित बच्चों के आंखों में आंसू देखे हैं और शिक्षक के रूप में मैं उसे सहन नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और एक चीज़ और देखिए कि एनडीए में जो है अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, अभी तो तारीख पे तारीख ही बदल रही है और अभी से विरोध शुरू हो गया है। एनडीए के सहयोगी दलों में से एक जो जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है और कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ है और इस बार लोकसभा चुनाव में इसके विरोध का असर भी देखने को मिला है। तो ये बात तो पहले हम लोग कह रहे थे, लेकिन अब जो एनडीए के सहयोगी दल है वो भी ये बात मान रहे हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि मोदी जी का इतना बड़ा फैसला अचानक रद्द कर दिया जाए और वो इस पर दबाव भी बना रहे हैं, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? नहीं, ये तो फैसला इनको पहले दिन लेना पड़ेगा। ये तो अडानी के लिए 12-14 हजार के चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी अग्निवीर के माध्यम से, और मेरे देश के बच्चों के साथ अन्याय हुआ था। ये तो पहला डिसीजन कैबिनेट का होना चाहिए कि अग्निवीर योजना वापस ली जाती है। देखिए, ये देश के युवाओं को क्या समझते हैं भाई? खुद तो आप जो है 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई 5 ड्रेस बदलते हैं, और मेरे देश का युवा बच्चा जो है बेचारा
वो जो है अब उसको पेंशन ना मिले, उसे पैसा ना मिले, सरकारी नौकरी आप देते नहीं उसको, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती नहीं, IIT IIM के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तो ये इनको कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा, केवल हिंदू मुसलमान में देश को बटा हुआ है। बिल्कुल अग्निवीर योजना पहले दिन इनको वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो इनको उठा के गुजरात भेज देना पड़ेगा, वापस जाइए गुजरात, ये अग्निवीर योजना इस देश में नहीं चलेगी। MSP की गारंटी देनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी भी देनी पड़ेगी, और वहां कोई पेपर लीक हुआ तो भैया वहां का जो भी मंत्री इंचार्ज है उसको जेल जाना पड़ेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा, और पेपर लीक कराते हैं लोग, जान के कराते हैं जिससे नौकरी ना देनी पड़े, होता नहीं है, कराते हैं ये। हमारे जमाने में कभी हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक नहीं हुआ, पहले कभी सुनते ही नहीं थे कि पेपर लीक हो गया, और सिस्टम पुराना था, अब नए सिस्टम में पेपर लीक होने लगा, ये कराते हैं कि नौकरी ना देनी पड़े। बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं आप। और अब ये लोकसभा चुनाव तो चलिए फंसा हुआ है, अब ये जो परिणाम आए हैं इसके बाद भी ना तो बीजेपी खुश है, ना एनडीए खुश है, ना मोदी जी खुश हैं। सबकी खुशी जो है वो हवाइयां उड़ी हुई हैं चेहरे की कि कब कोई पलट जाए और हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से गिर जाए। और अगर आज बन भी गई तो कब तक चले ये पता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के साथ अगर रहते हैं शपथ ग्रहण के बाद भी, तो क्या गारंटी है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसी साल उसमें नहीं पलटेंगे? नहीं नहीं, देखिए कोई खुश हो ना हो, हम खुश हैं, देश की जनता खुश है। हमने जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो टेम कर लिया है, जो मदमस्त हाथी था, जो रौंदता हुआ चलता था और अगल बगल वालों को कुचलता था, उसको कंट्रोल कर लिया है। महावत ने उसके सिर के ऊपर वो डाल दिया है बिल्कुल कि बेटा बाएं दाएं मत हो, सीधे चलो, जिधर मैं कह रहा हूं उधर चलो। और ये काम देश की जनता ने किया है, ये देश के किसानों ने किया है, देश के युवाओं ने किया है। देखिए हम लोग निधि हमेशा से कहते आए, हमारे देश का लोकतंत्र इतना खूबसूरत लोकतंत्र है, ये कोई ना समझे कि हमारे देश में लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो कम बुद्धिमान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं जो अनपढ़ हैं। हर आदमी का ज्ञान का स्तर अगर आप देख लेना, अमेरिका फ्रांस वाले आए बेहोश हो जाए यहाँ के लोगों का ज्ञान देख के, सब कुछ उन्हें पता है, और वो जानते हैं इस देश जो है गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं बन सकता। और वो ये भी जानते हैं कि देश को एकजुटता की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है, प्यार मोहब्बत की आवश्यकता है, जो राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में अलख जगाई। वो समझ गए राहुल गांधी जो है वो देश का चमकता हुआ सितारा है, और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ये देश को तोड़ने वाले हैं, इन पे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जब सरकार बदले, हिंदू मुसलमान करने वाले जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उन सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 5-5, 7-7 साल के लिए जेल जाएं। या एक नई व्यवस्था बता देता हूं मैं, उनसे कहे कि जेल आपको नहीं भेजेंगे, 5 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराएं, हजारों करोड़ खर्च वो जमा हो जाएंगे। क्योंकि भक्तों ने इतनी बेहूदगी की है सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान करके, मकान बेचे, लेकिन भैया 5 लाख रुपए एक दंड का भरो, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और अभी तो केवल चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की मांग रखी है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वो कितने आशावादी नेता हैं। और आप तो उस समय में भी आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो थे, तब भी उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी। और वो क्योंकि इतना ज्यादा आशा लगाए बैठे रहते हैं, तो अगर उनकी डिमांड जो है वो और बढ़ गई तो वो कैसे पूरी की जाएंगी? और जब विपक्ष घात लगाए बैठा हो, आपके सहयोगियों पर नजर गड़ाए बैठा हो, तो आखिर बताइए इस सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए? नहीं नहीं, सरकार पे भरोसा करना ही नहीं है, टेम्परेरी सरकार है, थोड़े दिनों की सरकार है। भाई अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी चाहती है, बहुसंख्यक लोग चाहते हैं मोदी जी अमित शाह चले जाएं, किसी को कोई परेशानी नहीं। भाई इन दोनों को हटा दो, क्योंकि अटल जी की सरकार, मोरारजी भाई की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार ऐसी सरकार नहीं थी जिसने खुलेआम, और चुनाव आयोग, महाअभियोग चलना चाहिए चुनाव आयोग पे। जिस प्रकार से चुनाव के बीच में मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया है और खुलेआम किया है, और चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं, महाअभियोग चलना चाहिए। इसके बावजूद देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट इसलिए नहीं दिया, वो चाहता है कि महावत जो है हाथी को काबू में रखे।
सर, अब ये देखिए, ये तो बात हो गई लोकसभा की, लेकिन अब विधानसभा जो है, उसमें भी कई सारी हलचल देखने को मिल रही है। कई राज्यों में, महाराष्ट्र विधानसभा में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है, खबरें चलाई जा रही हैं बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स द्वारा कि अजीत पवार गुट के जो 18 विधायक हैं, वो शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। शिंदे गुट के जो सांसद अभी-अभी जीत कर आए हैं, वो जो है, वो उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ क्या लगता है आपको कि यहाँ तो मतलब महाराष्ट्र सरकार ही गिरने की तर्ज पर आ गई है? 100% गिरेगी, 100% गिरेगी। और इसीलिए फडणवीस साहब ने पलटी मारी है, वो जानते हैं ये होने वाला है। देखिए, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड था। अजीत पवार ने बड़ी आसानी से चक्की पीसिंग, जो फडणवीस कहते थे, उससे बच गए। मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ के घपलाबाज, और उसको फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। उसने सारे केसेस वापस करा लिए और आज के तारीख में वो इनको छोड़ देंगे। इनकी सरकार भी महाराष्ट्र में 2-4 दिन में आपको खबर मिल जाएगी गिर गई। अभी तो कई सरकारें इनकी गिरेंगी। ये तो मोदी जी और अमित शाह के आतंक से ये सरकारें चल रही हैं। और ये डबल इंजन सिंगल इंजन क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर भाई? अगर तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि वहां विधानसभा में वहां तमिल का कोई आइकॉन रहे, तो आप जरूरी है वहां डबल इंजन सरकार बनवाओगे, तभी उसको पैसा दोगे। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है। तो इन लोगों ने देखिए किसी मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ये लेते रहे, इन्होंने एक भी मर्यादा का पालन नहीं किया। जी बिल्कुल सर, और अब तो ये कहा जा रहा है कि 2024 ने 1900 जो नवासी की सियासी राह है, वो पकड़ ली है। जैसे 2024 में सियासत घूमकर 35 साल पुराने दौर में लौट आई है और यहाँ पर बात जो है वो 1989 की हो रही, जब वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार के साथ गठबंधन युग शुरू हुआ था। उसके बाद 2014 में मोदी जी के केंद्रीय पटल पर आने के बाद ही बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला और 2019 में भी वो जलवा बरकरार रहा। लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई है। तो ऐसे में अब एनडीए की सरकार तो बनेगी, लेकिन किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू होंगे। कहने का मतलब ये है कि अब बीजेपी को गठबंधन धर्म का पालन करना ही पड़ेगा और सहयोगी दलों को मनाना भी पड़ेगा। अरे भैया, अगर गठबंधन धर्म का पालन करेंगे तो जो इन्होंने एक नया कल्चर डेवलप किया उसको कैसे साथ देके चलेंगे? गठबंधन धर्म में सबसे पहली बात जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड है, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। और ये हिंदू मुसलमान करे भी नहीं, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो अगर राजनीति चलानी है तो हिंदू मुसलमान करना है। हिंदू मुसलमान करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कैन नॉट अफोर्ड दैट। भाई, उनका अपना भी तो स्टेट में अपना स्टेक है। कोई इतना ज्यादा बदनामी थोड़ी नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ले सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लेके चलाएं। भाई, नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कहा है 4% का हम रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। तो ये टेम्परेरी सरकार होगी। और मोदी जी और अमित शाह, अच्छा अब आप सोचिए, मोदी जी बिना अमित शाह के एक कदम चल सकते हैं क्या? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो चल नहीं पाते, वो एक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मान लीजिए कहें मोदी जी से कि साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और आप उसको एड्रेस कीजिए, और टेलीप्रॉम्प्टर होगा नहीं, अमित शाह होंगे नहीं, और निधि तिवारी को, संजय शर्मा को, अखिल स्वामी को और बाकी लोगों को, पत्रकारों को वहां बुलाइए और वो आपका इंटरव्यू लेंगे। क्या होगा? मोदी जी क्या बोलेंगे बेचारे? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाएंगे। वैसे ही अभी तक तो अमित शाह को सामने कर देते थे, अब अमित शाह को ये लोग सहन नहीं करेंगे। भाई, जितना आतंक अमित शाह जी ने मचाया है उतना तो आज तक किसी ने नहीं मचाया। अरे यार, ईडी भेज रहे हो, कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रहे हो, कहीं सत्येंद्र जैन को भेज रहे हो, कहीं मनीष सिसोदिया को भेज रहे हो, कहीं अनिल देशमुख को भेज रहे हो, कहीं संजय राउत को भेज रहे हो, कभी स्टालिन को भेज रहे हो। अच्छा, स्टालिन से हो ही गई है मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की। अब आप ये क्या वो समझती हैं, कोइंसिडेंस समझती हैं कि एक ही चार्टर्ड प्लेन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आए हैं? या आप क्या समझती हैं, ये कोइंसिडेंस है? अरे ये प्री प्लान्ड है, बातें तय हो गई हैं। अब मोदी जी को जरा घुमा फिरा के, उनको गच्चा पच्चा देके और उसके बाद जरा मजा लेंगे नहीं लोग। ऐसे आसानी से नहीं, इनको पहले दिन विड्रॉ कर लें तो मोदी जी को बहाना मिल जाएगा कि साहब मेरे साथ लड़े थे, देखिए मेरा साथ नहीं दिया। अब ये कहेंगे हाँ आपके साथ लड़े थे, आपके साथ हैं, चलिए बनिए पीएम। और फिर कहेंगे अग्निवीर खत्म करो, फिर कहेंगे हिंदू मुसलमान मत करो, फिर कहेंगे हिंदू मुसलमान जिसने किया उसको जेल भेजो, फिर उसके बाद जिन्होंने धर्म संसद की है उनको जेल भेजो, फिर वो जो आईटी सेल बीजेपी के चलाते हैं, जो फर्जी न्यूज चलाते हैं, क्या मालविया साहब है, उनको जेल भेजो। अब ये सबको जेल भेज देंगे, उसके बाद वो अपना समर्थन वापस लेंगे और इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे।
जी सर, और इस समय बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार के संपर्क में एनसीपी के 10 से 15 विधायक हैं और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई है जो है 8 तारीख को। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और तस्वीरें भी निकल कर कई सारी सामने आ रही है और जयंत पाटिल जो है वो कह रहा है कई लोग हमारे संपर्क में हैं। तो यहाँ पर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल। इधर बीजेपी जो है केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, जुगत में लगी हुई है। उधर महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने वाली है। अरे कोई जुगत उगत में नहीं लगी है। मोदी जी को समझ में आ गया कि सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है, ये उन्हें पता चल गया है। अब मुश्किल क्या है ना, करें क्या वो, क्योंकि ये देखिए, इसीलिए तो आदमी से कहा जाता है, बुद्धिमान आदमी से कहा जाता है, कुछ करने से पहले सोचो तुम जो कर रहे हो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप बताइए, किसी भी विश्व के किसी भी लोकतंत्र में आप संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, माने ये तो तुम परमेश्वर के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो यार। अरे भगवान भी ये नहीं कहते कि मैं, वो भी भक्त वत्सल हैं। आप चाहे वो सिख समाज को देखिए, मुसलमान समाज को देखिए, क्रिश्चियन समाज को देखिए, हिंदू समाज को देखिए, किसी के इष्ट ने ये सेंटेंस कहा क्या, मैं अकेला सब पर भारी? अरे वो भी क्योंकि देखिए, ह्यूमिलिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी, जो फल वाला पेड़ होता है वो झुकता है, विनय होता है उसके अंदर। और जो जैसे होता है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद क्या, हरि को घटियो जो भृगु ने मारी लात, वो वाला हिसाब किताब है। छोटा आदमी जो है वो टेढ़ो टेढ़ो जाए तो जरा सा कुछ पद मिल गया वो अपना अकड़ना शुरू कर देता है। अरे अकड़ जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है। जनता ने अकड़ निकाल दी है, किसानों ने अकड़ निकाल दी है। अरे झुक के चलो, तमीज से चलो, पेश आओ। विपक्षी तुम्हारे कोई प्रतिद्वंदी हैं, वो केवल अखाड़े के दो पहलवान हैं, तुम उन्हें दुश्मन समझते हो, उन्हें मारने के चक्कर में उनपे ईडी की रेड, उनपे फलाना रेड, और अपने आदमियों को, बेईमान लोगों को तुम। अब वो हेमंत विश्व शर्मा को कोई स्टेटमेंट सुना आपने 4 दिन में? हेमंत विश्व शर्मा का एक स्टेटमेंट नहीं है। अरे भारतीय राजनाथ सिंह का कोई स्टेटमेंट सुना? नितिन गडकरी का सुना? उसका शुभेंदु अधिकारी का सुना? अरे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं। सबने मोदी जी को अकेला छोड़ दिया है। यहां तक कि अमित शाह भी, अब आपने फोटो देखी होगी, जो फोटो वो हुआ था, क्या कहते हैं, फोटो आप कहते हैं, उसमें सबसे किनारे में अमित शाह खड़े हैं। अब सुना अमित शाह और मोदी जी में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तुमने हरवा दिया, तुमने हरवा दिया। अब पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं, लेकिन गुजराती में कोई बोले तो कहेगा कि हम तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। और यहाँ पर मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। वो कह रही हैं कि मोदी शाह जी जो है वो आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि क्योंकि अजीत पवार तो एक ही सीट जीते हैं महाराष्ट्र में, तो 15 सीट एनसीपी की कौन सी 15 सीट है? तो 15 सीटों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, 15 विधायकों की बात हो रही है, ना कि 15 सांसदों की। विधायक जो है वो संपर्क में है उद्धव ठाकरे के, और जो है जो उनके चाचा हैं उनके संपर्क में है, ना कि यहाँ पर सांसदों की बात हो रही है। तो पहले पूरी बात सुन लिया जाए, उसके बाद कमेंट किया जाए। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि ये जो खबरें अभी चल रही हैं, शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कहेंगे सर? अचानक से वो एकदम एक्टिव हो गए हैं, अचानक से टीवी चैनलों पर दिखने लगे हैं। भाई देखिए, शिवराज सिंह चौहान अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नितिन गडकरी बनते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भाई नितिन गडकरी कम से कम एक गुंडों की तरह और दुर्दांत लोगों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, एक शरीफ आदमी है, समझदार आदमी। मैं कई बार उनका मैंने सुना है, उनके पास बैठा हूं। बड़े एक प्रभु जैसे देश के लोग होते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, जैसे अटल जी थे। भाई अटल जी जब लखनऊ के लोकसभा के मेंबर थे, हम लोग जाते थे तो वहां गुस्सा हो जाते थे हम लोग। मैंने कहा यार अटल जी क्या आपने देखिए हमारे यहाँ, अरे ठीक है बेटा बैठो बैठो, अभी चाय मंगाता हूँ, चाय, अरे पियो, अभी बैठ के बात करते हैं। शालीनता थी। अभी तो ऐसा हो गया था, अकड़ ऐसी हो गई थी कि जैसे मदमस्त हो गया। किसान 50 अगर काला झंडा दिखा दें तो ऐसा लगता था कि ये हत्या कर देंगे, जबकि पूरा एसपीजी कमांडो आपके आसपास है। तो नितिन गडकरी हो जाएं, शिवराज सिंह चौहान हो जाएं, नीतीश कुमार हो जाएं, अखिलेश यादव हो जाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएं, राहुल गांधी हो जाएं, ममता दीदी हो जाएं, जो हो जाए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमको ये जो लोकतंत्र के अंदर और संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अंदर जो अहंकारी लोग हैं नहीं चाहिए। इसी अहंकार से देश परेशान है।
जी, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने देखा कि यूपी में बड़ी करारी हार हुई बीजेपी की, इतना तो बीजेपी क्या दूसरों ने भी नहीं सोचा था। हालाँकि आपने ज़रूर भविष्यवाणी की थी और वो सच साबित हुई है। और अब इसी यूपी को लेकर जो है बीजेपी की विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने हार की ज़िम्मेदारी बिना नाम लिए योगी सरकार पर थोप दी है। और वो कह रहे हैं कि राजपूतों को उकसाया गया, वोटिंग के दिन जो है कुर्मी वोटरों में गुस्सा पैदा करने के लिए सपा के जो कोयरी नेता लालजी वर्मा है उनके घर पर छापेमारी की गई और कारोबारियों को मुचलका भरने को मजबूर किया गया। राकेश टिकैत की एक बड़े नेता के साथ रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें पूरी प्लानिंग जो है वो रची गई है। यहाँ पर तो सारी चीजें योगी जी पर डालने की कोशिश की जा रही है। यही हो रहा है। अमित शाह बनाम योगी जी में भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो गई है और अभी और होगी। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह किसके आदमी है? अमित शाह के आदमी है। योगी जी के खिलाफ अनबन संड बोलते हैं। टेनी महाराज किसके आदमी है? टेनी महाराज भी अमित शाह के आदमी है, वो भी योगी जी के समर्थकों में इतना रोष है। वो कहते हैं योगी जी को दोष दे रहे हो तुम। टिकट किसने बांटे थे? योगी जी ने बांटे थे, अमित शाह ने बांटे थे। अमित शाह ने जबरदस्ती जाके जौनपुर के अंदर बवाल किया, योगी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की, केवल इसलिए, बल्कि मैं तो कहूंगा, आरोप लगाऊंगा, अमित शाह ने हरवा दिया। क्योंकि अमित शाह ने गांधीनगर के अंदर अपना ऐसा बनाया था कि मेरी हाईएस्ट लीड होगी, जबकि हाई लीड आसाम के अंदर एक कैंडिडेट की हो गई। हाई लीड होगी तो मैं कहूंगा मैं प्रधानमंत्री, और योगी जी को समझते ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं तो उन्हें काट के फेंकने के चक्कर में हैं। अरे कुछ हो, योगी जी में कमियां हैं, हम उनके प्रशंसक नहीं है, लेकिन हैं तो उत्तर प्रदेश के। अब हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की कोई अस्मिता नहीं है, सारी गुजराती अस्मिता है। ढोकला फाफड़ा ही खाना पड़ेगा, हम तो नहीं खाएंगे। जैसे खाना हो खाए। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जो है फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश इसलिए की है कि योगी जी भी इस्तीफे की पेशकश कर दे। आपको नहीं लगता कि इस्तीफे की बात को लेकर ही तो इतना सब कुछ हो गया यूपी में? नहीं, योगी जी क्यों इस्तीफा दें? भाई अगर हार जो है अमित शाह के कारण हुई है तो अमित शाह खुद ही अपने को कह देंगे मोदी जी को कि भाई मेरे को मंत्री मत बनाइएगा। और वास्तविकता में बीजेपी की हार जो है उसका मुख्य कारण ही अमित शाह है, योगी नहीं है। देखिए मैं योगी का विरोधी हूं, मैं योगी की पॉलिसीज का, मैं बुलडोजर पॉलिसी का विरोधी हूं, लेकिन योगी जी में निष्ठा है अपनी पार्टी के। लेकिन अमित शाह जी में जो एक अहंकार है जो मोदी जी से भी ज्यादा है। अपने बेटे को उन्होंने बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है? करोड़ों अरबों में खेल रहा है वो लड़का, एक बिल्कुल ऐसा लड़का जिसमें कोई योग्यता नहीं है। अब योगी कम से कम बेचारे अपना शासन चला, गलतियां हैं, वो बहुत गलतियां कर रहे हैं, मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार तो उन्होंने नहीं किया जैसा कि हमारे दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने किया। तो योगी जी क्यों इस्तीफा दें? अमित शाह जो है वो अपना गुजरात वापस जाएं, लेकिन हम केसेस वैसे जो हो उसको झेलना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी जाने से कोई केसेस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और इस बीच जो है वो विपक्ष ने जो कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हालांकि ये क्या कुछ होगा आगे वक्त बताएगा, लेकिन उनसे जो है 4 सवाल पूछे हैं कि 30 अप्रैल 2014 को जो तिरुपति में उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया था, क्या वो वादा पूरा होगा? क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकेंगे? क्या बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देकर अपने जो है 2024 के चुनावी वादे को पूरा करेंगे? और क्या आप बिहार जैसा ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाने का वादा करेंगे? ये चारों मांगे क्या लगता है आपको पूरी होंगी? बिल्कुल करनी पड़ेंगी, लेकिन यही है 2-4 महीने की सरकार है, फिर तो इंडिया गठबंधन करेगा जो कुछ करना है। इनको तो थोड़ा बहुत फाइल वाइल पे दस्तखत करना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, जो भी मांगे आपने टरकाई थी सब पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं करेंगे तो अगले ही महीने किसान फिर दिल्ली आ जाएंगे। पिछली बार तो आपने रोक लिया था, अमित शाह थे गृह मंत्री, अब गृह मंत्री कोई दूसरा होगा, अब वो तेलुगु देशम का होगा या जेडीयू का होगा। वो कहेगा मैं नहीं रोकूंगा, आने दो भाई, किसान है, अन्नदाता है, दिल्ली आने दो, उनका अधिकार है। और दिल्ली आके जब वो घेरेंगे ना लाखों किसान, और हम लोग भी उनके साथ होंगे, आपको एमएसपी की गारंटी किसानों को देनी पड़ेगी। पूंजीपतियों को तुम लाखों करोड़ों का फायदा करा देते हो, और गरीब आदमी को 1-2 लाख करोड़ का तुम्हें देने में तुम्हें परेशानी होती है। गरीब आदमी को देने में परेशानी होती है। जीएसटी बढ़ा देते हो, उसमें हर एग्रीकल्चरल इनपुट पे जीएसटी बढ़ा देते हो, उसे मूल्य नहीं देते हो, अपने सिलोज बना के उसके अंदर
सस्ता खरीद के महंगा बेचते हो, ये सारी चीजें देश में अब नहीं चलेंगी। मानना तो सब पड़ेगा, नहीं मानना है तो सत्ता छोड़ दो भाई, इंडिया गठबंधन अपने वादे पूरे करता रहेगा, करना तो पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल सर आपसे, बहुत बहुत जरूरी सवाल कि अगले 48 घंटे जो है इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगले 48 घंटे में आपको लगता है कि इंडिया जो है पूरी जुगत करेगा कि किसी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लाया जा सके, या आपको नहीं लगता कि करना चाहिए, जो है उन लोगों को ऐसे किसी बड़े पद का ऑफर देना चाहिए कि वो इधर आ सके? नहीं देखिए, मैं अगर एडवाइजर होता, वैसे मैं एडवाइजर नहीं हूं, ये पॉलिटिकल गैर राजनीतिक आदमी हूं, मैं इंडिया गठबंधन को कहता अभी कुछ मत कीजिए, इनके सरकार बनने दीजिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बने, चाहे नितिन गडकरी की बने, चाहे मोदी जी बन जाने दीजिए। इसके बाद जेडीयू को और तेलुगु देशम पार्टी को, उनको सारी मांगे सामने रखनी चाहिए। किसानों को एमएसपी की गारंटी 5 दिन के अंदर दो, अग्निवीर योजना वापस लो, जितना जितना तुमने थूका है उसको चाटो, और सारे केसेस वापस, सारे, तुम अरविंद केजरीवाल को छोड़ो और फर्जी केस जो तुमने शराब नीति को बनाया है उसको वापस करो, और जिन जिन लोगों ने तुम्हें चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया उनको जेल भेजो, शरद चंद्र डेरिडे को जेल में भेजो। उसको नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उसके पिताजी तेलुगु देशम पार्टी के एमपी है, उनको नहीं भेज पाएंगे, लेकिन मतलब यह है, अच्छा 2 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर यह मैसेज जाना चाहिए कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू बीजेपी से चाह रही है कि जन हित के काम हो, और बीजेपी नहीं कर रही है, इसलिए 2 महीने बाद छोड़ के इंडिया गठबंधन में आए। अगर अभी चले गए इंडिया गठबंधन में मान लीजिए, तो ये मैसेज जाएगा कि भाई ये इन्होंने मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा और इनका साथ छोड़ दिया। अभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभी सरकार चलाओ, 2 महीने चलाओ, और 2 महीने में इतना दबाव बनाओ, हर काम इनसे करवा लो, जितने पूंजीपतियों का ऋण माफ किए हैं उनसे वसूलो, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाओ, जीएसटी कम करो, गरीबों को पैसा दो। ये जो 2000 क्वार्टर देते हो उससे नहीं चलेगा, तुम्हें हर महीने 8,500 रुपए दो और अमीरों से वसूलो। और अगर नहीं करते हो तो मैसेज 2 महीने बाद चला जाएगा कि इन्होंने जो साथ छोड़ा इसलिए छोड़ा कि ये पूंजीपतियों की सरकार है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अभी इनको सरकार बना देनी चाहिए, लेकिन ना ये खा पाएंगे, ना उगल पाएंगे, ना निगल पाएंगे, ना इनका वेट बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि सरकार हर समय इनके खोपड़े में टंगी रहेगी कि आज गिरी या कल गिरी। और इस मामले में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बड़े अभ्यस्त लोग हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं, तो उनको मेरे को राय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी एनडीए की सरकार बनने दें, और 2 महीने के बाद जब उनकी बातें न माने और राष्ट्र हित में काम न करें तो सरकार को गिरा दें और इंडिया गठबंधन से सरकार बना लें, और जो वादे किए उनको पूरा करवा लें। जी सर, आखिर में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, ये सोशल मीडिया पर अभी अभी मैंने देखा जो है कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक संयोग है, जब 2014 में मोदी जी चुनकर आए और आडवाणी जी से मिलने गए, तो आडवाणी जी ने हरी जैकेट पहन रखी थी, और उस समय आडवाणी जी ने सोचा नहीं था कि अब रिटायरमेंट होने वाला है। कल पहली बार मोदी जी ने कई कार्यक्रमों में सिर्फ हरे रंग की जैकेट पहनी, और लोग अब मजे ले रहे हैं कि पहली बार दिन भर मोदी जी ने एक ही जैकेट में काम चलाया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उसी हरी जैकेट से कहीं रिटायरमेंट का योग तो नहीं है। नहीं, रिटायरमेंट का योग तो है, लेकिन वो मेरे हिसाब से 2 महीने बाद है। हो सकता है कोई लोग चाहते हो कि आज सरकार, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी इनको सरकार, इनको जरा जकड़ के, जब होता है ना, जब जकड़ के चलाते हैं लोग तो कैसा महसूस होता है, जैसे इन्होंने बाकी लोगों को जकड़ा है और जेल के अंदर भेजा है, परेशान किया है, इनको उस स्थिति में रहने दीजिए, मानसिक स्थिति में, जहां इनको समझ में आए कि जब किसी को मानसिक परेशानी दी जाती। तो आज अगर आप सही माने में मोदी जी की और अमित शाह जी की मानसिक स्थिति देखिएगा, वो बहुत भीषण दबाव में है। पूरे देश की जनता को इन्होंने मानसिक दबाव दिया है, और वही मानसिक दबाव खुद झेल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हमने की कि एनडीए में जिस तरह से बगावत के सुर लगातार उठ रहे हैं, और लगातार जो मंत्रालयों की, तमाम मंत्रालयों की मांग की जा रही है, अलग अलग लिस्ट जो है वो थमा दी गई है। अब ये लिस्ट जो है वो कहां तक जाएगी, ये क्या कारनामा करेगी, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि सही वक्त आने पर हम फैसला लेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटे हैं सरकार बनाने से,
और उद्धव ठाकरे लगातार कह ही रहे हैं, संजय राउत का बयान आ ही चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। तो तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।